वेलकम बैक। पायलट का करियर और साइंस नहीं बैरियर। बड़ी खबर ये कि अब जो साइंस की रिक्वायरमेंट थी 10+2 में आपको साइंस का स्टूडेंट होना ज़रूरी था। अगर आपको पायलट के लिए क्वालिफाई करना है, वो क्वालिफिकेशन अब खत्म कर दी गई है। यानी किसी भी स्ट्रीम का बच्चा 10th के बाद आपने कोई भी सब्जेक्ट लिया हो, अब पायलट बन सकता है। तो चलिए, ब्रेक से पहले काफ़ी बातें हम इसी बारे में कर रहे थे कि कैसे होगा। मंदार साहब, अब यह है कि जैसा मैंने कहा था कि बहुत खर्चीला ये पूरा प्रोसेस है। ऑन एन एवरेज अगर आपको जस्ट एक लाइसेंस प्राप्त करना है, फिर अलग बात है कि आप किस लेवल का कौन सा विमान उड़ा रहे हैं, वो आगे की चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपको एक पायलट का सर्टिफिकेशन लेना है, मिनिमम कितना खर्चा होता है? देखिए, ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। अब जैसे आप मिनिमम अगर ले लें तो 42 लाख से लेकर तो 55 लाख के बीच में ये पूरा खर्चा आता है। सिर्फ सीपीएल की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन अब सीपीएल लेने के बाद में जब आप टाइप रेटिंग की बात करते हैं, क्योंकि पहले ऐसा हुआ करता था, अगर मैं 2000 तक की बात करूं या इवन 2006 या 7 तक की बात करूं, तो एयरलाइन खुद टाइप रेटिंग कराती थी पायलट्स को। लेकिन अब वो ट्रेंड खत्म हो चुका है। अब ये है कि एयरलाइन सिलेक्ट जरूर कर लेती है आपको, लेकिन वो आपको ही बोलती है कि आप खुद ही टाइप रेटिंग का खर्चा पूरा उठाएंगे। सो वो करीब करीब 20 लाख रुपए और आप उसमें जोड़ लें, तो जैसे आप खुद ही बता, मतलब आप इसमें चल रहा है कैप्शन में, तो 35 से 70 लाख बिल्कुल सही आपने उसका ये बताया है कि इतना खर्चा तो जब तक आप किसी एयरबस या बोइंग या एटीआर या किसी के लिए भी टाइप रेटिंग तक लायक नहीं हो जाते, इतना खर्चा तो हो ही जाता है। हम्म। और अगर आप इतना खर्चा करने के बाद पायलट बन रहे हैं, तो फिर आपके पे स्केल्स, मतलब जो आपकी शुरुआती नौकरी होती है, उसकी शुरुआत कैसे होती है? आप असिस्टेंट पायलट बनते हैं, क्या पे स्केल्स रहते देखिए, हैं? कैसे एयरलाइंस आपको चुनती हैं? सिलेक्शन उनके प्रोसेसेस अलग अलग होते हैं हर एक एयरलाइन के। जो एक नॉर्मल ट्रेंड में आपको बताना चाहूंगा कि पहले तो वो कॉल करते हैं आपको इसके लिए, रिटन एग्जाम्स के लिए, हम्म। जिसमें कि आपके मोस्टली जो थ्योरी पेपर्स हैं उन्हीं के सब्जेक्ट्स रहते हैं। और वंस यू क्लियर दैट रिटन एग्जाम, उसके बाद में दे विल कॉल यू फॉर अडॉप्ट टेस्ट। ये अडॉप्ट टेस्ट एक प्रकार से अगर लॉजिकल रीजनिंग और सबको कंबाइन किया जाए तो ये एक टाइप का टेस्ट आजकल नया डेवलप किया गया है, कंप्यूटर बेस्ड है ये। इसमें आपकी बहुत सारी स्किल्स, मल्टीटास्किंग से लेकर आपके रिफ्लेक्सेस से लेकर ये सारे जज किए जाते हैं। और अगर आप अडॉप्ट टेस्ट क्लियर करते हैं तो फिर आपको जीडी के लिए बुलाया जाता है, जो ग्रुप डिस्कशन होता है। और ग्रुप डिस्कशन क्लियर करने के बाद में फिर फाइनली पर्सनल इंटरव्यू, दैट विल बी द फाइनल स्टेज। फिर पर्सनल इंटरव्यू अगर आप क्लियर करते हैं तो देन यू आर सिलेक्टेड एज अ जूनियर फर्स्ट ऑफिसर, जेएफओ जिसको बोलते हैं। और जूनियर फर्स्ट ऑफिसर के लिए फिर वो ट्रांजिशन होता है, क्योंकि हर एक एयरलाइन के अपने अपने एसओपीज होते हैं, हर एक एयरलाइन के अपने अपने ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो इनिशियली जब आप जी जेएफओ एज अ सिलेक्ट होते हैं, तो उसके लिए करीब करीब 2 या 3 महीने का आपका जो ग्रेजुएशन कोर्स, दिस अ न्यू टर्मिनोलॉजी विच इज नाउ डेज इन यूज, सो उसको ग्रेजुएशन कोर्स कहा जाता है। सो वो होता है। एंड वंस यू ग्रेजुएट आउट ऑफ, उसमें भी ऐसा नहीं है कि उसमें एग्जाम्स नहीं होती हैं। आफ्टर एवरी सेशन इज ओवर देर इज एग्जाम एंड यू हैव टू स्कोर अ मिनिमम मार्किंग। तो वो होने के बाद में जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो देन दे पुट यू ऑन टू सुपर न्यूमरी। अब सुपर न्यूमरी के लिए कुछ घंटे हर कौन कितने घंटे करेगा। फिर सुपर न्यूमरी के घंटे खत्म होने के बाद में आपके अगर बीच में कई आईआरसी पीपीसी ड्यू हो जाते हैं, कुछ प्रोफिशिएंसी चेक्स होते हैं जो सिमुलेटर पे कैरी आउट होते हैं, तो वो किए जाते हैं। उसके बाद में आपकी एसएलएफ्स होती हैं, लाइन लाइन फ्लाइंग होती है जिसको बोलते हैं। जो आप एक किसी एयरलाइन में भी उनके खुद के ट्रेनर्स होते हैं, तो वो ट्रेनर के साथ में आपकी एसएलएफ्स होती हैं। एंड जब एसएलएफ्स के, और उसमें भी हर एक घंटे जो है वो डिसाइडेड है। एयर इंडिया के कुछ होंगे, इंडिगो के तो कुछ सर, होंगे, मैं स्पाइस समझ के गया कि कुछ होंगे। काफ़ी लंबी प्रोसेस है। अब ये बताइए, इनिशियल सैलरी कितनी आती है जब कोई पायलट बन गया, किसी ने एयरलाइन ज्वाइन कर ली फ्रॉम द फर्स्ट लेवल, कितने पैसे मिलते हैं? जी, इनिशियली सैलरी तो अभी जो ट्रेंड है उसके हिसाब से करीब 50,000 पे स्टार्ट होता है आपका। एंड जब आप फुल्ली रिलीज हो जाते हैं एज अ जेएफओ, जूनियर फर्स्ट ऑफिसर, फुल रिलीज हो जाते हैं, तो देन इट कम्स टू अराउंड 1.25 से 1.5 के करीब। एंड ग्रेजुअली वंस यू बिकम सीनियर फर्स्ट ऑफिसर, मे बी जब 1000 घंटे करीब हो जाते हैं आपके, तो आप सीनियर फर्स्ट ऑफिसर हो जाते हैं। तो देन यू कम टू अराउंड 2.5 से 2.75 तक।
मतलब हम ये जिन हवाई जहाज़ों अ, में ट्रैवल करते हैं मंदार साहब, जिसमें दो पायलट्स उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये आपके आज के कैप्टन हैं और उनको जो असिस्ट जी कर रहे हैं वो ये हैं, तो जो कैप्टन साहब है उनको कितना मिलता है और जो असिस्ट कर रहे होते हैं उनको, हम इसी से हमारे जो दर्शक है वो अंदाजा लगा पाएंगे। ओके, सो जो कैप्टन होते, सीनियर कैप्टन्स अगर है, अब ये कैप्टन्स में भी लेवल्स अलग अलग होते हैं। जो हाँ सीनियर जी, हाँ। कैप्टन्स होते हैं आज की डेट में करीब 7 से 7.5 लाख रुपए महीना का अपने साथ में दे कैरी। जो लाइन कैप्टन्स जिसको बोलते हैं, जो नॉर्मल लाइन कैप्टन्स होते हैं उनकी करीब 5, 5.5 से 6 के बीच में सैलरीज होती हैं। और जो मैनेजमेंट कैप्टन्स होते हैं, जो मैनेजमेंट तक जाते हैं, जो जैसे सीनियर ईवीपी हुए या वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस हुए या इस टाइप के जो सीनियर मैनेजमेंट कैप्टन्स भी होते हैं या पायलट्स होते हैं, तो दे टेक होम अराउंड 8 to 9 लाख रुपीज अ मंथ। ठीक, तो और ये हो जो गया कि आप जूनियर कितना पैसा कमा पाएंगे। जितेंद्र साहब, जस्ट एक आखिरी सवाल वो ये कि क्या एक बार आप पायलट बन गए तो फिर हो गया काम, या ये सतत सीखने वाली बात है? आपको लगातार, आपने क्योंकि अपने पिछले जवाब में बोला भी था कि आपको अगर कोई फॉरेन एयरलाइन है उनके नॉर्म्स अलग हैं, आपको एक अलग तरीके का विमान उड़ाना है उसके नॉर्म्स अलग हैं, तो ये लगातार आपको अपग्रेडेशन करना रहता है? देखिए बिल्कुल, अब जैसे एग्जाम्पल अगर एयर इंडिया के अंदर में कोई पायलट ज्वाइन किया है तो उनके पास छोटा हवाई जहाज, बड़ा हवाई जहाज, इंटरनेशनल लेवल है, तो अब डोमेस्टिक में कर रहे हैं, पहले आपको पायलट यहाँ से कमांडर बनेंगे, फिर आपको पायलट कमांडर बड़े हवाई जहाज के अंदर में। तो आप जब सबसे बड़े हवाई जहाज में हर पायलट चाहता है कि हम कैप्टन बने, क्योंकि एक कमांडर जो होता है ये बड़ी वैल्यू रखता है एयरलाइन इंडस्ट्री में पायलट्स के बीच में। तो ये सबसे बड़ा हवाई जहाज जैसे A350 500 अभी आया, 900 आया एयर इंडिया के पास में, तो स्वाभाविक है कि अच्छे पायलट वहां जाने की कोशिश करेंगे। और ये ट्रेनिंग रेगुलर प्रोसेस होता है। प्लस इसके अंदर भी होता है कि आपका हर 6 महीने के बाद में सिमुलर ट्रेनिंग और मेडिकल होता है। ये नहीं होता दूसरी जॉब्स की तरह से कि आपका वेट बढ़ गया, आपको वीकनेस हो गई, ये सब चीजें देखी जाती हैं। सो यू हैव टू कीप योरसेल्फ फिजिकली फिट ऑल्सो। और ये जो पायलट्स की बात है, बिल्कुल आज बहुत सारे पायलट्स हैं जो कि 10 लाख रुपए महीना कमाते हैं, बट वी शुड नॉट ग्रज देम। उनके पास में 20,000 25,000 का फ्लाइंग तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, इतना सारे के बाद में देन दे गेट ऑन विद इट। और ये जब से हमारे स्काईज खुले थे, दूसरी प्राइवेट एयरलाइन आई थी, तो उसके बाद में क्योंकि कंपटीशन है, शॉर्टेज है, जब एक नई एयरलाइन आती है या नए हवाई जहाज की रिक्वायरमेंट होती है तो पोचिंग भी होती है दूसरे हवाई से। सो ये जो पे स्ट्रक्चर होता है इसके काफी, मतलब आई वुड से कि टर्बुलेंस आ जाता है उसके अंदर में कि आप कैसे कैसे पायलट्स को ले रहे हैं अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन जैसे ही ड्रीम लाइनर हवाई जहाज ये जो इंडिगो ने ऑर्डर किए जो 2027 में आएंगे A350 एयरक्राफ्ट, देन दे विल लुक फॉर पायलट्स। एयर इंडिया ने ट्रेनिंग के ऊपर पैसा खर्चा है, वो पायलट्स हैं, तो जरूरी बात है वो कहेंगे अगर आपको इतना पैसा एयर इंडिया दे रही है तो हम आपको इतना प्लस देंगे, प्लस एक ज्वाइनिंग बोनस देंगे। तो ये सब भी होता है। तो इसलिए ये जरूरी है, जो गवर्नमेंट का डिसीजन आज लेना है इज द स्टार्टिंग पॉइंट। आपने अच्छी ट्रेनिंग एकेडमीज इंडिया में चला दी, पायलट की भरमार हो गई, एयर इंडिया और एयरबस का एग्रीमेंट हो चुका है सिमुलेटर ट्रेनिंग के लिए। तो ये जब फैसिलिटी जो आ रही है तो हमको देखना ये है कि हम क्या हमारी डेस्टिनेशन है, हमने कितनी तैयारी की हुई है और कैसे हम ऐसे स्टेट में आए कि ना तो अनएम्प्लॉयमेंट हो और ना ही एयरलाइन एक पायलट की स्कैर्सिटी फेस करें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि ये अच्छा आपने एक सुझाव दिया है। और अच्छे नोट पर हम, क्योंकि अब समय समाप्त हो गया, लेकिन अच्छी खबर के साथ ये शुरू किया था कि भाई अब जो साइंस की रिक्वायरमेंट कम हो गई, तो आप मतलब तमाम हज़ारों लाखों स्टूडेंट अब इसके लिए आ पाएंगे, काबिल पायलट्स मिलेंगे एयरलाइन को, और जो पैशनेट हैं वो हर तरीके से वहाँ पहुँचेंगे। क्या उसके लिए करना होता है, कितना पैसा लगाना पड़ता है, कितना आप कमाते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो सब हमारे मेहमानों ने आपको बताया। आई थिंक ये शुरुआत भर है, ज़रूरत पड़ेगी तो हम एक और कार्यक्रम इस पर करेंगे। जो भी लोग हैं कमेंट्स पे ज़रूर हमें बताइएगा कि क्या आप और सुनना और जानना चाहते हैं। फिलहाल के लिए भार्गव साहब और कैप्टन मंदार, आप दोनों का ही इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।